Good afternoon, everyone. Now, the last of the times we just initiated with the discussion of the charge when the income is taxable in India, and the charging section is section 4 in the Income Tax Act. As per section 4 of the Income Tax Act, if 6 conditions are satisfied, then income tax is leviable, income tax लगेगा. 6 कंडीशंस जो दी गई थी वो अपने सामने हैं. कल उनके नाम लिखे थे अपन ने इनफैक्ट, और एज सच उसको पढ़ा नहीं था. तो ये 6 कंडीशंस को अपने को धीरे धीरे समझना है, और अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो इनकम टैक्स लगेगा. अब यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन है दैट देयर शुड बी अ पर्सन. सो इनकम टैक्स इनफैक्ट पर्सन्स पर लगता है, और अगर हम पर्सन है तो ही इनकम टैक्स लगेगा. सो द रियल क्वेश्चन कम्स आउट, हु इज अ पर्सन? Persons are liable for income tax. Now the word person is defined under the Income Tax Act. तो जो लिखा है बस वही अपने को समझना है, क्योंकि ये कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है, राइट. अपना जो इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ है, इट इज अ सिविल लॉ सिस्टम, और सिविल लॉ सिस्टम की फिलोसॉफी ही ये है कि जो लिखा है वही कानून है. तो यहाँ पर जो लिखा है बस वही सब कुछ है. तो यही पर्सन्स है जो यहाँ पर लिखे हैं, और इन्हीं पर इनकम टैक्स लगेगा. नाउ पर्सन की जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में, वो कुछ इस प्रकार से, मैं थोड़ा लिख देता हूं उसको. और हालांकि वो मैंने कहा था कि वो आपको फर्स्ट 2 चैप्टर्स की शीट मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी में, बट टिल नाउ आई हैव नॉट गिवन इट. तो एनीवेज जिनके पास नोट्स है उससे देख सकते हैं, नहीं तो भी मैं लिख रहा हूं, तो कोई चिंता की बात नहीं है. नाउ पर्सन की जो डेफिनेशन है सेक्शन 231 में, वो इस प्रकार से: पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI, whether incorporated or not. Local authority and lastly we have artificial juridical person not covered in aforesaid clauses. So this is person under the Income Tax Act, and section 2 subsection 31 is the relevant section. It says person includes individual, HUF, firm, company, association of persons or body of individual, whether incorporated or not, local authority, and artificial juridical person not covered in aforesaid clauses. तो ये पर्सन की डेफिनेशन है. और देखो, मैंने कहा था 1 महीना लगेगा अपने को 6 कंडीशंस पढ़ने में, जो कल अपन ने लिखी थी ना,
इनकम टैक्स कब लगता है, तो वो 6 कंडीशंस जो है उसमें से पहली कंडीशन अपन ने लिख ली है, और इनफैक्ट इसके एक एक क्लॉज को समझाना है. तो एज सच, right, these are the 7 conditions which are precisely coming up. That is individual, HUF, firm, company, AOP, BOI, local authority or artificial juridical person not covered in any of the foregoing of the aforesaid clauses. ये लिख तो ली है, इसके एक एक पॉइंट को डिटेल में मुझे समझाना पड़ेगा. अब सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है तो हर वर्ड इंपॉर्टेंट है और हर वर्ड को हमें एम्फेसाइज करके डिटेल में जाके समझना पड़ता है. दैट इज द वे वी रीड द कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ. तो अब यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दिस पर्सन इंक्लूड्स. ये जो वर्ड है इंक्लूड्स, इसको सबसे पहले समझते हैं. इस वर्ड का भी रेलेवेंस है. आई डोंट नो आपने कभी ऐसा सुना हो कि यहां अगर लिखा होता है पर्सन मीन्स, तो मीन्स का मतलब अलग होता है, और अगर यहां लिखा होता है पर्सन इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स का मतलब अलग होता है. somebody knows what is this difference between means and includes? yes please. अगर हमने बोला मीन्स है तो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, वेरी गुड. और अगर हमने बोला इंक्लूड्स तो डेफिनेशन इंक्लूसिव है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली. नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ आई से डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, मतलब अगर यहां लिखा होता पर्सन मीन्स, अगर डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होती तो क्या होता? हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? यस. इनके अलावा कोई और पर्सन नहीं हो सकते, जो लिखा है वही पर्सन है. ठीक है, मतलब यहाँ 7 पॉइंट्स लिखे हैं तो यही पर्सन है. इनके अलावा पर्सन की डेफिनेशन में और कुछ नहीं आ सकता, तो वो एग्जॉस्टिव होता है. जो लिखा है बस वही पर्सन है और कोई पर्सन नहीं है. पर अगर इंक्लूड्स लिखा है मतलब इंक्लूसिव है, इंक्लूड्स है मतलब ये भी इंक्लूड होंगे, और इनके अलावा और भी कोई पर्सन हो सकता है. और भी कौन हो, और भी कौन? दैट इज द क्वेश्चन. एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. नहीं, ऐसा नहीं है. और कौन? जो भी नोटिफाई कर दे, प्रिस्क्राइब कर दे, नोटिफाई कर दे. नहीं. द क्वेश्चन इज, अगर डेफिनेशन इंक्लूसिव है, आपको बिल्कुल सही आपने पढ़ा है. मतलब मीन्स मतलब होता है एग्जॉस्टिव, और एग्जॉस्टिव मतलब जो लिखा है वही पर्सन है. इंक्लूड्स मतलब होता है इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव में और भी कोई पर्सन हो सकता है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. और भी कोई इस डेफिनेशन में आ सकता है. बट नाउ माय क्वेश्चन इज, और भी कोई मतलब कौन? हु कैन बी कवर्ड हियर? जो जनरल लॉ में लिखा हो. एंड व्हाट इज द जनरल लॉ? यू आर करेक्ट, शी इज करेक्ट एक्चुअली. जनरल लॉ जो है वो एक स्पेसिफिक, मतलब उसका लॉ है, मैं बताता हूं. उसका लॉ है जनरल क्लॉजेस एक्ट. बिल्कुल आपका कहना सही. देखो मैं उसको अब थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं. आपने, यू हैव गिवन अ डायरेक्शन टू दैट डिस्कशन. अगर डेफिनेशन इंक्लूसिव है, मतलब ऐसा लिखा है इंक्लूड्स, तो उसका मतलब ये होता है कि कॉमन सेंस में जो पर्सन है वो तो पर्सन है ही, उसके अलावा यहां जो 7 पॉइंट्स लिखे ये भी पर्सन है, ये भी शामिल हो जाएंगे पर्सन में. इनको भी पर्सन मान लिया जाएगा. दे आर डीम्ड टू बी पर्सन. तो कॉमन सेंस में जो पर्सन है वो तो है ही, उसके अलावा इनको भी पर्सन मान लिया जाएगा. ठीक है, ये सातों को पर्सन डीम कर लिया जाएगा. अब कॉमन सेंस में पर्सन क्या होता है, या कॉमन सेंस में उस शब्द का मतलब क्या होता है? कहीं भी कोई डेफिनेशन इंक्लूसिव है, जैसे आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा फाउंडेशन में, वो तो उसमें कई सारी डेफिनेशंस इंक्लूसिव होती है. लाइक व्हाट आर गुड्स, तो उन्होंने लिखा गुड्स इंक्लूड्स. एंड वी से कॉमन सेंस में जो गुड्स हैं वो तो है ही,
उसके अलावा ये भी गुड्स हैं, उन्होंने कहा गुड्स इंक्लूड्स दिस एंड एक्सक्लूड्स न्यूज़पेपर, समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज समथिंग विच इज कि ये डीम्ड है एज सच। एज सच कॉमन सेंस में जो गुड्स हैं वो तो हैं ही। ऐसे ही यहाँ पर पर्सन के साथ लिखा है इंक्लूड्स, मतलब कॉमन सेंस में जो पर्सन है वो तो है ही, उसके अलावा ये सातों को भी पर्सन मान लिया जाएगा। अब कॉमन सेंस जो होता है उसमें इस शब्द का मतलब क्या होगा ये समझना जरूरी है। तो कॉमन सेंस कानून में दो प्रकार का होता है, एक होता है लीगल कॉमन सेंस और एक होता है कॉमन सेंस। लीगल कॉमन सेंस मतलब कि इस शब्द का एक ऐसा कानून है जो आपने बतलाया, इस शब्द के लिए एक ऐसा कानून है जिसमें कई सारे शब्दों की जनरल डेफिनेशन दी गई है। वो कानून का नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। ये मेरे ख्याल से आपने नाम सुना हो सकता है, फाउंडेशन में दो चार जगह इसका रेफरेंस आता है, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है मूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो व्हाट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके लिए दे रेफर दी जनरल क्लॉजेस एक्ट। आई डोंट नो कितना प्रिसाइजली आपने उसको पढ़ा फाउंडेशन में, क्योंकि फाउंडेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत अलग होता है। तब तो हम फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ जीवन में कि हम कानून पढ़ रहे हैं, तो वो जितना है उतना ही हम उसी को पढ़ लें, वही बहुत बड़ी चीज हो जाती है वहां पर। तो आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव स्टडीड, बट मेरे ख्याल से जनरल क्लॉजेस एक्ट का रेफरेंस किताबों में तो दिया रहता है। और अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जनरल क्लॉजेस एक्ट को हम रेफर करते हैं। तो ऐसे ही पर्सन क्या होता है, उन्होंने कहा पर्सन, इनकम टैक्स में उन्होंने कहा पर्सन इंक्लूड्स, तो इसका ये मतलब है कि कॉमन सेंस में जो पर्सन है वो तो पर्सन है ही, और कॉमन सेंस के लिए वी विल लुक बैक टू द जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट में क्या पर्सन की डेफिनेशन है, ये अपना क्वेश्चन है, उसका जवाब मुझे पता है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि हाँ पर्सन की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में है, जो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा। पर मान लो अगर पर्सन की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में नहीं होती तो फिर हम चले जाते कॉमन सेंस पे, और कॉमन सेंस मतलब जो हम सब समझते हैं, ठीक है, दैट इज इट। तो कॉमन सेंस में हम उससे क्या समझते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में नहीं होती तो हम कहते कि कॉमन सेंस में जो कोई व्यक्ति इस शब्द से समझता है वो इसका मतलब होगा। जैसे कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, व्हाट इज अ कंपनी, तो अब कंपनी की डेफिनेशन अगर अपन बात करें इनकम टैक्स के एंगल से, जो भी बात कर रहे हैं अभी इनकम टैक्स के एंगल से बात कर रहे हैं, और दूसरे लॉ के एंगल से बात करेंगे तो भी ऐसी करेंगे। लाइक इनकम टैक्स एक्ट में अगर कहीं वर्ड रेफर किया गया है कंपनी, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप इनकम टैक्स एक्ट में देखो। अगर कंपनी की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है तो फॉर इनकम टैक्स दिस इज कंपनी, जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है। पर अगर इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन नहीं दी गई है तो मैं ये कहूंगा कि आप जनरल क्लॉजेस एक्ट देखो सेकेंड स्टेज में, जो लीगल कॉमन सेंस उसका मीनिंग है वो देखो। और अगर जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है तो कंपनी का मतलब वो जो आप कॉमन सेंस में समझते हो। थर्ड, तो एक हायरार्की बता रहा हूं मैं, किस सीक्वेंस में अपने को सोचना चाहिए। कोई भी वर्ड हो, कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, इज वर्ड का मतलब हो सकता है, एनी वर्ड का मतलब हो सकता है, मतलब कोई भी, एवरी वर्ड इन द लॉ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई ऐसे स्पेसिफिक नाउन बेस्ड वर्ड है कि कंपनी या फर्म, हम तो एक एक वर्ड की बात कर रहे हैं। इज का मतलब क्या होता है, राइट इसका मतलब कॉमन सेंस में नहीं घुसना है अपने को, क्या इस शब्द का मतलब इनकम टैक्स एक्ट में दिया है, और अगर दिया है तो वही मतलब, और नहीं दिया है तो वी हैव टू सी जनरल क्लॉजेस एक्ट, नहीं दिया है तो वी हैव टू सी कॉमन सेंस, फिर अपन जो समझते हैं वही मतलब होगा। दिस इज हाउ एवरी वर्ड इन एवरी लॉ हैज टू बी अंडरस्टूड।
ठीक है, मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाना तो वो तो पढ़ा ही रहा हूं, साथ में मैं आपको लॉ पढ़ने कैसे जाता है वो बताना चाहता हूँ, हाउ टू अंडरस्टैंड द लॉ। थिंक अबाउट इट। आपने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कई सारी चीजें दी गई है। अभी जैसे एक वर्ड है उसमें गारंटी, क्या आई डोंट नो आपने अभी गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े कि नहीं, पर से एक वर्ड है गारंटी या बेलमेंट या प्लेज या समथिंग लाइक दैट, या कोई भी एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज ब्रीच? मेरा ये कहना है वेदर द वर्ड ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ इट इज डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ब्रीच का मतलब वही होगा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया है। अगर ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिया है तो आपको देखना पड़ेगा जनरल क्लॉजेस एक्ट, और अगर जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी ब्रीच का मतलब नहीं दिया है तो फिर उसका मतलब वो होता है जो हम कॉमन सेंस से समझते हैं। ऐसे ही लॉ में हर वर्ड को हायरार्की वे में अपने को इंटरप्रेट करना पड़ता है, क्योंकि ये कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है, और इसको अपन अंग्रेजी जैसे नहीं पढ़ते। अगर ये अंग्रेजी होता तो फिर तो कोई भी पढ़ लेता, ठीक है, शायद इसको तो वो लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते थे जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो जो एमए इन इंग्लिश है उसको लॉ ज्यादा अच्छा आता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं है, इट इज लॉ एंड इट हैज टू बी इंटरप्रिटेड। आई सेड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ की खासियत है इंटरप्रिटेशन, एंड दिस इज द वे यू हैव टू इंटरप्रिट एवरी लॉ, ईच एंड एवरी लॉ, ईच एंड एवरी वर्ड इन द लॉ, दैट इज हाउ यू हैव टू डू। अब देखो यहां पर जो पर्सन की डेफिनेशन दी गई है वो लिखा हुआ है पर्सन इंक्लूड्स, तो हमने ये कहा कि ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, और क्योंकि ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है वी हैव टू गो इनटू द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में पर्सन क्या होता है ये मुझे आपको बताना पड़ेगा, और इसके लिए मैं अब जाता हूं टू दी जनरल क्लॉजेस एक्ट, और मैं अपनी तरफ से बताता हूं कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। एक्ट का नाम ही है जनरल क्लॉजेस, तो इसमें कई सारे जनरल प्रपोजिशंस, जनरल डेफिनेशंस दिए हुए हैं, एंड दे ऐसी ही एक डेफिनेशन दी गई है पर्सन की। अगर पर्सन की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी नहीं दी गई होती तो मैं ये कहता कि जो आप कॉमन सेंस में पर्सन से समझते हैं वो पर्सन होता है, प्लस इनकम टैक्स में ये 7 डीम्ड पर्सन हैं, इनकम टैक्स में इन्हें भी पर्सन माना जाएगा। अब जनरल क्लॉजेस एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन क्या है देखो मैं बता रहा हूं, वहां लिखा हुआ है पर्सन मीन्स, तो अभी ये पढ़ के अपने को समझ आ जाना चाहिए क्या है, मतलब ये एग्जॉस्टिव या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। तो यह डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट में जो पर्सन बताया है वो स्पेसिफिक है, यही पर्सन है जनरल लॉ में, जनरल लॉ में यही पर्सन है। इनकम टैक्स में इसके एक स्टेप आगे जाके हम कह रहे हैं कि वो जो जनरल लॉ में पर्सन है वो तो है ही, उसके अलावा यहां पर और 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन हैं, दे आर डीम्ड एज पर्सन। अब जनरल क्लॉजेस एक्ट में लिखा हुआ है पर्सन मीन्स natural person and artificial person. Person means a natural and artificial person. तो उन्होंने एग्जॉस्टिवली 2 तरह के पर्संस कवर किए, नेचुरल पर्संस एंड आर्टिफिशियल पर्संस। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज अ नेचुरल पर्सन? नेचुरल पर्सन कौन होता है? लिविंग बींग्स, इंसान नेचुरल पर्सन होते हैं, यह आपने कॉमन सेंस में बताया। कॉमन सेंस लगाना ही नहीं अपने को, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर ये होना चाहिए कि क्या नेचुरल पर्सन की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में दी है? जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन देख रहे हैं ना अपन, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है पर्सन मींस अ नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन, तो क्या नेचुरल पर्सन की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में दी है क्या? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से जवाब देता हूं, नहीं बेटा नहीं दी हुई है। नेचुरल पर्सन क्या होता है वो डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में नहीं दी है। अब आपका कॉमन सेंस वाला आंसर अब सही होता है। नाउ व्हाट इज अ नेचुरल पर्सन? बेसिकली ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान जो हैं वो नेचुरल पर्सन है, तो ये नेचुरल पर्सन है। नाउ व्हाट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन?
व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन? योर आंसर शुड बी, क्या सर आर्टिफिशियल पर्सन की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में दी है? नहीं दी है बेटा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन कॉमन सेंस. कॉमन सेंस में आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? तो उसका जवाब है जो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है. ये पढ़ा है ना कंसेप्ट आपने? ठीक है. एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, इट कैन sue, it can be sued. So LLP is an artificial person. A company is an artificial person. It has its common seal, perpetual succession, it can hold property in its name, it can sue, it can be sued. So company is a you can say an artificial person. Whether a partnership firm is an artificial person? No, partnership firm is not a separate legal entity. ऐसा कहां दिया है? पार्टनरशिप एक्ट में दिया है, हम पढ़ चुके. एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी है, कहां दिया है? एलएलपी एक्ट में. कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनीज एक्ट में. तो अगर उसके कानून में ये दिया है, कोई भी एंटिटी है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के कानून में ये दिया है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, it can hold property in its name, it can sue, it can be sued, then it is an artificial person. And it is a person under the General Clauses Act. It is an artificial person, and artificial persons are persons under the General Clauses Act. तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में पर्सन कौन होता है? केवल दो, नेचुरल पर्सन हम सब, और आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी और एलएलपी. ठीक है, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट में पर्सन होता है. अब देखो, अपन इनफैक्ट लॉ तो पढ़ चुके हैं, लॉ तो अपन फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, पर उसी लॉ को कैसे टेक्निकली पढ़ना है, प्रोफेशनली पढ़ना है, ये अप्रोच अपने को डेवलप करनी है. मैं आपको बताता हूं. देखो, ये जैसे पर्सन दिया है ना, पर्सन मींस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन ऑलरेडी आपके काम आ चुकी है. Who can enter into a contract? Contract Act. Who can do a contract? Persons can do contract. Somewhere you will find in the Contract Act that agreement are done between persons. Right? And if those agreement are enforceable at law, then they become contract. तो एग्रीमेंट जो करते हैं वो कौन करते हैं? पर्सन्स करते हैं. पर्सन शब्द की डेफिनेशन क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है? नहीं दी. आपने तो नहीं पढ़ी. पर्सन की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पढ़ी और दी भी नहीं गई है. तो अब आपको पर्सन की जो डेफिनेशन है वो पढ़नी पड़ेगी कॉमन सेंस में. फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट इज अ पर्सन? पर्सन की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट से गवर्न होगी. क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दी है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए पर्सन की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट से गवर्न होगी. और पर्सन मतलब नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन होगा. तो हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली नेचुरल पर्सन्स एंड artificial person. An individual can enter into contract, yes. A company can enter into contract, yes, because it is an artificial person. LLP can enter into contract, yes. A firm cannot enter into contract because firm is not a person in common law. Who can become a partner of the firm? आप देखो सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा अपन ने, सेक्शन 4 पढ़ा, और सेक्शन 4 जो है वो होता है व्हाट इज अ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप की डेफिनेशन है an agreement between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. अभी ये तो अपने को बहुत अच्छे से याद है. अब इसको धीरे धीरे, लॉ को जितना जल्दी पढ़ोगे उतना कम समझ आएगा. हर वर्ड को एम्फेसाइज करके जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ आएगा. एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर persons. So I take a pause here, that's it. Persons के बीच में एग्रीमेंट होता है. तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स. हु आर पर्सन्स? क्या पर्सन्स की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है? नहीं दी गई है. मैं अपनी तरफ से बताता हूं.
पार्टनरशिप एक्ट में पर्सन्स की डेफिनेशन नहीं दी गई है। क्योंकि पर्सन्स की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी गई है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के लिए अपन चलते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट में, और जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है हु इज अ पर्सन, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। सो हु कैन बिकम अ पार्टनर, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। वहां आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा हु कैन बिकम अ पार्टनर, आई बिलीव ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सो इसका आंसर आपने किताब में एक बोलचाल की भाषा में पढ़ा, लेमैन स्टाइल में। उसमें किताब में दिया हुआ है कंपनी कैन बिकम अ पार्टनर, फर्म कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बट व्हाई? उसको लीगली ढूंढो। क्योंकि who can become a partner are persons, and who are persons under the general clauses act? Natural persons and artificial person. So individual can become a partner, company can become a partner, LLP can become a partner, but a partnership firm cannot become a partner, because partnership firm is not a separate legal entity. It is not an natural person, it is not artificial person. So partnership firm as such cannot become a partner. ये देखो मैं आपको उसका लीगल वे बता रहा हूं कि कैसे उसको अप्रोच करना। अब अपना अप्रोच जो है लॉ के प्रति वो बहुत अलग होना चाहिए। अपनी अप्रोच एक लेमैन स्टाइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बीकॉम स्टाइल है। बीकॉम वाली स्टाइल ये होती है कि ठीक है जो किताब में लिखा है, कोई सीरीज है या किताब है उसको पढ़ लो, पर अपनी अप्रोच लीगल होनी चाहिए कि लॉ की वर्डिंग्स और वो जो वर्डिंग्स है उसको कैसे इंटरप्रेट करना, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ। नाउ इन द इनकम टैक्स वी से हु इज अ पर्सन, बिकॉज पर्सन्स आर लायबल फॉर इनकम टैक्स। तो हमने ये कहा कि कॉमन सेंस में जो पर्सन है वो तो पर्सन है ही, उसके अलावा ये 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स भी पर्सन है, क्योंकि इनकम टैक्स की डेफिनेशन इंक्लूसिव है। तो मैं ये कह रहा हूं कुल मिलाकर कि नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन्स तो पर्सन्स हैं ही, इनको तो इनकम टैक्स लगेगा ही। उसके अलावा इनकम टैक्स में जो 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स है यह भी पर्सन्स है और इनको भी इनकम टैक्स लगेगा। दैट इज व्हाट इज रिटन इन द लॉ। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड बताया अभी मैंने, इंक्लूड्स, और उसका मीनिंग समझा है कि देखो अल्टीमेटली किसको इनकम टैक्स लगेगा। तो जो जनरल क्लॉजेस एक्ट में कॉमन सेंस में जो पर्सन्स है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स, उनको तो इनकम टैक्स लगेगा ही। उसके अलावा ये 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को भी इनकम टैक्स लगेगा। मैं आपको अभी से बता देता हूं कि कॉमन सेंस की यह जरूरत नहीं पड़ने वाली यहां पर इस डेफिनेशन में पर्सन की, क्योंकि कॉमन सेंस में जो पर्सन है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, वो इस 7 कैटेगरी में उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर दिया उन्होंने ताकि कोई को कंफ्यूजन नहीं हो, सबको टैक्स लग जाए। तो उन्होंने कहा कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, उसको समझने की भी जरूरत नहीं अपने को, क्योंकि वो यहाँ पर जैसे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन आ गए, ठीक है, और आर्टिफिशियल पर्सन आ गए जैसे कंपनी, या 7th पॉइंट देखो आप, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, तो आर्टिफिशियल पर्सन उसमें आ गए। तो कहीं ना कहीं 7 कैटेगरी में उन्होंने कॉमन सेंस को भी कवर कर लिया है। बाकी डेफिनेशन लिखते समय उन्होंने और ओपन एंडेड कह दिया कि हम तो सबको इनकम टैक्स लेंगे। अब अपन एक एक कैटेगरी को पढ़ लेते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं विथ हु इज अ पर्सन इन इनकम टैक्स 7 कैटेगरी। सबसे पहले कैटेगरी है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स आर पर्सन। नाउ हु इज इंडिविजुअल? हु इज एन इंडिविजुअल? हु इज एन इंडिविजुअल? यस, लेट मी आस्क, हु इज एन इंडिविजुअल? आपका आंसर बिल्कुल, कई लोगों ने आंसर दिया। आपका आंसर ये होना चाहिए कि क्या इंडिविजुअल की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है। मतलब आपका आंसर एक्चुअली क्वेश्चन है, आप उससे ही पूछ रहे हो कि आपको अभी पता नहीं, इनकम टैक्स थोड़ी पढ़ा अपन ने। तो आपका आंसर या क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि क्या इंडिविजुअल की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है। मेरा कहना है नहीं दी बेटा, इंडिविजुअल की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दी गई है। आपका दूसरा क्वेश्चन, क्या इंडिविजुअल की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में दी गई है? नहीं दी गई है। कॉमन सेंस, अब आप बता दो कौन होता है इंडिविजुअल। कॉमन सेंस में इंडिविजुअल इज अ नेचुरल पर्सन, दैट इज ह्यूमन बींग्स, इंसान।
तो हम सब नेचुरल पर्सन्स हैं, हम सब इंडिविजुअल्स हैं, हम सबको इनकम टैक्स लगेगा। मेल फीमेल माइनर मेजर सबको इनकम टैक्स लगेगा, माइनर्स को भी इनकम टैक्स लगेगा। वो पढ़ा होगा आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि माइनर्स कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और दे कैन डू कॉन्ट्रैक्ट फॉर देयर बेनिफिट, वो है कॉन्ट्रैक्ट। अभी अपन पढ़ रहे स्टैच्यू इनकम टैक्स, और स्टैच्यू ये कहता है कि इनकम टैक्स में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बच्चा इनकम कमाएगा तो छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा। छोटा बच्चा है 6 महीने का और वो कोई बेबी ऑयल के ऐड में आ गया, पैम्पर्स के ऐड में आ गया, वो 5-10 लाख रुपए कमा लिए उसने, इनकम टैक्स वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, उनका कहना है कि हम तो इनकम टैक्स लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपका ये क्वेश्चन फिर हो सकता है कि वो बेचारा इनकम टैक्स कैसे देगा, उसको तो पता भी नहीं होगा। 6 महीने का बच्चा है, उसको क्या पता इनकम टैक्स, उसको पैसे भी नहीं पता क्या होते हैं, इनकम टैक्स तो दूर की बात है। तो वो उसके गार्जियंस, उसके पेरेंट्स के थ्रू टैक्स देगा। पर हमारा ये कहना है कि उसको छोड़ेंगे नहीं। एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इज लायबल फॉर इनकम टैक्स। जो भी जीवित व्यक्ति है, दोज हु आर अलाइव, दे आर लायबल फॉर इनकम टैक्स, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो ये हो गया एक कैटेगरी इंडिविजुअल। अब अपन दूसरी कैटेगरी पे पहले आते हैं, फर्म। फर्म इज ऑल्सो लायबल फॉर इनकम टैक्स। 2 मिनट्स। फर्म इज ऑल्सो लायबल फॉर इनकम टैक्स। नाउ व्हाट इज अ फर्म? What is a firm? Unable to hear everybody. What is a firm? Your answer is a question. And your question is, सर क्या फॉर्म की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में है? हाँ, फॉर्म की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में है। सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन है, उसका एक सब सेक्शन है, अपने को मतलब नहीं है, ऐसी कहने को कह देता हूं 223A, बाकी आप उसको मत रटो। सेक्शन 2 डेफिनेशन होता है, बस खत्म। उसमें 70-80 क्लॉजेज है, आप मुश्किल हो जाएगी आपको याद रखना, 15 भी याद रखना बहुत मुश्किल है। तो सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन है। अब सेक्शन 2 कहता है व्हाट इज अ फर्म? अ फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 and includes a limited liability partnership under the limited liability partnership act 2008. A firm means a partnership firm under the Partnership Act 1932 and includes LLP under the LLP Act 2008. तो ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 में। तो इनकम टैक्स में जब भी वर्ड आएगा फर्म, तो फर्म जो है वो ये रहेगी। बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनरशिप फर्म होती है उस पर इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, भले ही वो कॉमन लॉ में पर्सन नहीं हो। कॉमन लॉ में पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन, इट कैन नॉट होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, इट कैन नॉट स्यू, इट कैन नॉट बी स्यूड। बट स्टिल इनकम टैक्स में हमारा गोल्डन रूल है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और हमने कहा नहीं नहीं, पार्टनरशिप फर्म है तो क्या हुआ, छोड़ेंगे थोड़ी, इनकम टैक्स तो लेंगे। तो इनकम टैक्स में फर्म भी एक पर्सन है। कॉमन लॉ में फर्म एक पर्सन नहीं होता है, पर इनकम टैक्स में फर्म एक पर्सन। इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट इट इज अ सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी। इन वर्ड्स को समझो, देखो पूरा गेम वर्ड्स का है अपना। इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी तो नहीं है, क्योंकि कॉमन लॉ में
पार्टनरशिप एक्ट में अलग सेपरेट एंटिटी नहीं है, पर इट इज अ सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी। टैक्स लॉ में इसको अलग पर्सन माना है, तो इट इज अ सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब पार्टनरशिप फॉर्म पे तो इनकम टैक्स लगेगा, और अब उसके बाद एलएलपी पर भी इनकम टैक्स लगेगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर भी इनकम टैक्स लगेगा। एक चीज पहले मैं आपको बता देता हूं, ये समझो कि ये जो 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस है, इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, ये जो 7 कैटेगरी है, पर्संस को इनकम टैक्स में 7 कैटेगरी में क्यों बांटा, वो समझो। क्या हुआ कि इनकम टैक्स में हर कैटेगरी ऑफ पर्सन का इनकम का कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग है, और टैक्स का कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग है। इंडिविजुअल पर हो सकता है कि स्लैब सिस्टम पे टैक्स लगता हो, जैसा थोड़ा थोड़ा अपन ने पढ़ा था, 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 लाख से 5 लाख तक। कंपनी में हो सकता है सीधे 25 या 30% की रेट पे टैक्स लगता हो, फर्म में हो सकता है कोई और रेट पे टैक्स लगता हो। तो सभी कैटेगरी ऑफ पर्संस में क्यों बांटा गया, व्हाई दे हैव डिवाइडेड द पर्संस इनटू 7 कैटेगरी, क्योंकि हर कैटेगरी ऑफ पर्सन का इनकम और टैक्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग है। ठीक है। अब जब एलएलपी का कंसेप्ट आया आज से 13 साल पहले, 2008 में आया, एलएलपी का जब कंसेप्ट आया तो ये झगड़ा था, ये डिस्प्यूट आया कि साहब एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, पर इस पर इनकम टैक्स किस कैटेगरी में लगेगा। दो बड़ी कैटेगरी अपने सामने है, एक है कंपनी और एक है फर्म, क्योंकि एलएलपी में दोनों के कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एलएलपी इज अ लिमिटेड लायबिलिटी, तो इट इज लाइक अ कंपनी, पर उसमें पार्टनर्स होते हैं, तो इट इज लाइक अ फर्म। तो एलएलपी पर किस कैटेगरी में इनकम टैक्स लगेगा, या उसकी कोई अलग कैटेगरी बनेगी, ये झगड़ा चला 2008 में। और लॉ मेकर्स खुद कंफ्यूज थे, उनको लगा कि अगर कंपनी के रूप में इसको टैक्सेबल करेंगे, कंपनी की कैटेगरी में इसको टैक्सेबल करेंगे, तो कंपनी वाले प्रोविजंस लगाने पड़ेंगे, पर अगर फर्म की कैटेगरी में उसको टैक्स करेंगे तो फर्म वाले प्रोविजंस लगाने पड़ेंगे इनकम टैक्स में। और डिस्कशन के बाद लॉ मेकर्स ने ये कहा, लेजिस्लेचर ने कहा कि एलएलपी पर पार्टनरशिप फर्म के इनकम टैक्स रेट्स लगेंगे। ये जो लिखा है इसका कुल मिला के मतलब ये है कि एलएलपी के ऊपर जो टैक्स रेट्स लगेंगे वो पार्टनरशिप फर्म वाले लगेंगे। क्यों? क्योंकि एलएलपी इज अ फर्म अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अ फर्म मींस पार्टनरशिप फर्म एंड इट इंक्लूड्स एलएलपी। तो अल्टीमेटली इनकम टैक्स में जहां जहां फर्म लिखा है वहां वहां एलएलपी भी आ गया, तो फर्म पे जो टैक्स रेट लगेगा वो एलएलपी पे लगेगा, फर्म का जो इनकम को कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा वो एलएलपी का इनकम का कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा। सो वी हैव द सेम कैटेगरी विच इज देयर फॉर फर्म एंड एलएलपी। सो अंडरस्टैंड दिस, राइट? क्या है ये? कुल मिला के इनकम टैक्स में फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। अच्छा, वैसे ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है? उन्होंने बोला है फर्म मींस, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद बोल दिया इट एंड इट इंक्लूड्स। सो इट इज इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव? बेसिकली इट इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, बिकॉज व्हाट दे हैव रिटन इज फर्म मींस, तो ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव हो गई। बाद में उन्होंने एलएलपी को भी डीम्ड फर्म मान लिया, एलएलपी को भी मान लिया कि ये फर्म है, इट इंक्लूड्स एलएलपी। सो दैट मींस दे हैव क्रिएट अ डीमिंग प्रोविजन, ऐसा मान लिया कि एलएलपी भी फर्म है। तो ओरिजिनली ये प्रोविजन जो है ये एग्जॉस्टिव है। अंडरस्टैंड इट, राइट? चलो, ये हो गया व्हाट इज अ फर्म। तो इनकम टैक्स में इंडिविजुअल को इनकम टैक्स लगता है, फर्म को इनकम टैक्स लगता है, और फर्म के साथ मैंने ये भी कह दिया कि एलएलपी को भी इनकम टैक्स लगता है। ठीक है। अच्छा, मैं बता देता हूं बिफोर आई गो इनटू व्हाट इज एचयूएफ, व्हाट इज कंपनी, मैं बता देता हूं कि ये जो 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस है, इनके सबके इनकम कैलकुलेशन और टैक्स कैलकुलेशन के फॉर्मूला अलग हैं। मैंने बताया अभी। हमारे को इंटर में क्या सभी 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस के इनकम और टैक्स कैलकुलेशन के फॉर्मूला पढ़ने हैं? द आंसर इज नो। हमको इंटर में केवल इंडिविजुअल, एक ही कैटेगरी ऑफ पर्सन इंडिविजुअल,
का इनकम और टैक्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला पढ़ना है। तो अपना कोर्स आप देखो बहुत ही कम है, सिर्फ इंडिविजुअल की इनकम कैसे निकलती है और टैक्स कैसे निकलता है ये पढ़ेंगे, दैट्स इट, बस। हाँ बस, ठीक है, सबका नहीं पढ़ेंगे। तो ठीक है, इट्स ओनली अबाउट इंडिविजुअल, दैट्स इट, ठीक है ना। चलो अब अपन बात करते हैं व्हाट इज अ कंपनी। व्हाट इज अ कंपनी? let me ask you, what is a company? Let me come somewhere in between. Yes, what is a company? What is a company? What is a company? क्या इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन है? क्या इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन है? मेरे को क्या पता सर, आप ही बताओ। इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन दी गई है, इट इज गिवन। तो अभी अपन जो सोचते हैं कंपनी मतलब वो स्कूल में हो सकता है आपने पढ़ा हो, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन। स्कूल में ऐसा कभी पढ़ते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता है ना बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स का जो सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ते हैं। या हो सकता है आपने बीकॉम में पढ़ा हो कंपनीज एक्ट और उसमें पढ़ा हो कंपनी मींस रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। I don't know if anybody is from a direct BCom entry or you have studied it in the BCom. So company under the Companies Act is basically registered under the Companies Act. अभी कंपनी लॉ चालू हो गया क्या आपका? हो गया, तो वहां तो पढ़ ही लिया होगा ना, पढ़ ही लिया, देखो पढ़ लिया। व्हाट इज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट? कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ऐसा कुछ होगा। चलो, चलो वो जो है सही है, पर उसको कंपनी लॉ के पेपर के लिए रखना, ठीक है। इनकम टैक्स के पेपर में पूछा व्हाट इज कंपनी, तो वो आंसर लिखना है जो मैं बता रहा हूं। कंपनी लॉ के पेपर में पूछा व्हाट इज अ कंपनी, तो वो लिखना है जो कंपनी लॉ की बैच में बताया, क्योंकि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। ऐसा होता है लॉ, मतलब एक ही शब्द के मीनिंग अलग अलग होते हैं अलग अलग लॉ में। सो इन आवर सब्जेक्ट व्हाट इज अ कंपनी, आई विल एक्सप्लेन। कंपनी लॉ वाले सर नहीं बताएंगे, और कंपनी लॉ में क्या कंपनी होता है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट मैटर है। तो इनकम टैक्स में व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन दी है कहां? सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 इज द डेफिनेशन सेक्शन, वहां पर कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। उसका कौन सा रिलेवेंट सब सेक्शन, इग्नोर इट, ठीक है। सेक्शन 2, व्हाट इज अ कंपनी? अ कंपनी मीन्स, कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी, बॉडी कॉरपोरेट, रजिस्टर्ड अंडर लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, एनी बॉडी एसोसिएशन, एनी बॉडी और एसोसिएशन which is declared by CBDT as a company any body or association, any body or association which was assessed as a company up to assessment year। assessment year को हम शॉर्ट में लिखते हैं AY, assessment year।
1971। बहुत बार ये वर्ड आ जाएगा ए वाई, कम से कम 500 बार तो अपन ही वर्ड रेफर करेंगे पूरी बैच में, तो नीड नॉट वरी अबाउट इट कि ए वाई का क्या मतलब होता है. इट इज असेसमेंट ईयर, वी विल स्टडी इट मेनी टाइम्स, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे, तो अभी सिर्फ लिखो बस. कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड अंडर लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, बेसिकली फॉरेन कंपनी. उसके अलावा बॉडी एसोसिएशन विच इज डिक्लेयर्ड बाय सीबीडीटी एज ए कंपनी, and any body or association which was assessed as a company up to assessment year 70-71. ये दिया हुआ है, ठीक है. अब यहां जो लिखा है वो ऐसा है, कंपनी मीन्स, so that means that the definition is exhaustive. एक बात तो अपने को क्लियर है कि इनकम टैक्स में जो कंपनी की डेफिनेशन है, जो लिखा है बस वही कंपनी है, दैट्स इट. अब कंपनी मींस इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी पर भी हम इनकम टैक्स लेंगे, इंडियन कंपनी को छोड़ेंगे नहीं. और कंपनी मींस बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड अंडर लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, सिंपल भाषा में फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनियों को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, फॉरेन कंपनी से भी इनकम टैक्स लेंगे, इंडियन कंपनी से भी इनकम टैक्स लेंगे, फॉरेन कंपनीज से भी इनकम टैक्स लेंगे. तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सबसे टैक्स लेंगे अपन. वो यूएस में होंगे, अपने टैक्स लेंगे अपन. अब आपके मन में यह आएगा कि साहब यूएस की कंपनी है, यूएस में बिजनेस करती होंगी शायद, तो इंडिया वाले कैसे टैक्स लेंगे, वहां पे भी तो इनकम टैक्स होता होगा यूएस में. तो उसके लिए दूसरा चैप्टर आएगा स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, जो मैंने बताया कि 6 कंडीशंस होती है, उसमें से एक कंडीशन है स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. द इनकम शुड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि फॉरेन कंपनीज पर इनकम टैक्स कितना लगेगा. अभी तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, इंडियन कंपनी पर भी इनकम टैक्स लगेगा, फॉरेन कंपनी पर भी इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है. उसके अलावा 2 और पॉइंट उन्होंने लिखे, इनका कोई खास महत्व नहीं है, 3 और सी और डी पॉइंट का, बट हाँ ये भी लिखा है बॉडी और एसोसिएशन विच इज डिक्लेयर्ड बाय सीबीडीटी एज अ कंपनी. I'll explain everything. And body or association which was assessed as a company up to assessment year 70-71. तो ये लिखा हुआ है, ठीक है. ये जो लिखा है उसको मैंने भी लिख दिया. अब इसको धीरे धीरे समझो, जितना जल्दी समझोगे उतना कम समझ आएगा, जितना धीरे धीरे हर वर्ड को एम्फेसाइज करके समझोगे उतना ज्यादा समझ आएगा, बिकॉज इट इज अ कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ वी आर लिविंग इन. कंपनी मींस मैंने बता दिया, डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, ये तो क्लियर हो गया. अब कंपनी मींस इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी भी कंपनी है, इंडियन कंपनी पर भी इनकम टैक्स लगेगा. इंडियन कंपनी क्या होता है, इंडियन कंपनी क्या होता है, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है. नहीं, इंडियन कंपनी क्या होता है आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन कंपनी की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में है. हाँ है, पढ़ाऊंगा, ठीक है. तो इंडियन कंपनी वो होता है जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है. इंडियन कंपनी इज अ कंपनी एंड इट इज लाइबल फॉर टैक्स इन द कैटेगरी ऑफ कंपनी. इंडियन कंपनी इज अ कंपनी, और कैटेगरी कौन सी है इसकी, कंपनी. कंपनीज आर लाइबल फॉर टैक्स, तो इंडियन कंपनी इज अ कंपनी एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपनी. तो इसके ऊपर रेट कंपनी वाले लगेंगे, इसके ऊपर इनकम निकालने का फॉर्मूला कंपनी वाला लगेगा, ठीक है. दूसरा आता है सेकंड, बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, बेसिकली फॉरेन कंपनीज. तो जो भी दूसरे देशों के लॉ में रजिस्टर्ड है, अभी इंडिया में अपन कंपनी कहते हैं तो अपन समझते कंपनी, किसी दूसरे देश में बॉडी कॉर्पोरेट का कुछ और नाम देते होंगे, तो वहां जो भी नाम देते हैं उस वो रजिस्टर्ड है, ठीक है. कॉर्पोरेशन दे सकते हैं वहां पे, कुछ और नाम कंपनी दे सकते हैं, जो भी उनके यहाँ नाम देते हों, ठीक है. अपने यहाँ जैसे सफिक्स यूज करते हैं प्राइवेट लिमिटेड में पी लिमिटेड, या पब्लिक लिमिटेड में लिमिटेड, उनके अलग यूज कर सकते हैं.
दे में राइट समथिंग GmbH, जर्मनी में दे राइट द सफिक्स GmbH, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में कुछ उसका मतलब होता होगा। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की चीजें होती है। तो दूसरे देश के कानून में जो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकम टैक्स में उसका टैक्सेशन होगा एज अ कंपनी। इनकम टैक्स में हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये तो कंपनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है। अब तीसरा और चौथा जो पॉइंट है, वो तीसरा और चौथा पॉइंट यूजलेस है, प्रैक्टिकली इररेलेवेंट है। इसको हम लोग लीगल भाषा में कहते हैं कि ये क्लॉजेस डेप्रीकेटेड है। डेप्रिशिएटेड नहीं, डेप्रिसिएशन अलग होता है, ये है डेप्रीकेटेड। दिस इज अ इंग्लिश वर्ड बेसिकली। इसका मतलब होता है कि ये क्लॉज का महत्व खत्म हो चुका है। डेप्रिसिएशन का ही एक फॉर्म हो गया एक तरीके से, तो बाकी वर्ड है डेप्रीकेटेड। अब ये जो क्लॉजेस हैं ये डेप्रीकेटेड है, इसका कोई महत्व नहीं है रियल लाइफ में। कानून में लिखा है इसलिए मैंने लिख दिया, और आप भी इसलिए पढ़ लो। एग्जाम में आ जाए कि कंपनी क्या होता है तो ऐसा का ऐसा उतार देना। थर्ड और फोर्थ पॉइंट का रेलेवेंस नहीं है, फिर भी लिख के आ जाना कि हाँ ये है, क्योंकि लिखा है कानून में, अपन क्या कर सकते हैं। उनको कानून से हटा देना चाहिए अगर उनको ऐसा लगता है तो। कानून में लिखा है तो अपन भी लिख देते हैं, एग्जाम में भी लिख के आ जाएंगे। बाकी मैं 2 मिनट बता भी देता हूं कि ये क्या है। बॉडी और एसोसिएशन विच इज डिक्लेयर्ड बाय सीबीडीटी एज अ कंपनी। तो सीबीडीटी, कल मैंने नाम कल भी लिया था सीबीडीटी का, और उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बस नाम ही लिया है अभी तक। एक बॉडी है जो डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स को गवर्न करती है। अब जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, वो क्या समय समय पर कई सारे एसोसिएशंस को नोटिफाई करते हैं एज अ कंपनी। जैसे बहुत सारे एसोसिएशंस बनते जाते हैं, अलग अलग तरह के एसोसिएशंस बनते जाते हैं, और उनका स्टेटस क्या होगा। स्टेटस मतलब इनकम टैक्स में वो किस कैटेगरी में आएंगे, इंडिविजुअल में, फर्म में, कंपनी में, एओपी में। इसको लेकर कंफ्यूजन होता है कई बार कि इनका स्टेटस क्या होगा। तो वो जो स्टेटस वाली बात है उसके लिए सीबीडीटी क्लेरिफिकेशन देती रहती है। जैसे मान लो एक टिपिकल नाम लेता हूं मैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया, गवर्नमेंट ने क्रिएट किया या कोई प्राइवेट ऐसा क्रिएट हो गया, खादी विकास ग्राम उद्योग निगम, ऐसा मतलब हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो डेवलप हो गया। कोई गवर्नमेंट की एक्ट थी, उसमें दिया हुआ था यू कैन नोटिफाई हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनने नोटिफाई कर दिया हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। या मंडीज होती हैं, आपने सुना होगा गांव में जहाँ पे फसल बेची जा सकती है, कृषि मंडी, कृषि उपज मंडी, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो अभी गवर्नमेंट ने इस तरह की मार्केट कमिटीज बना दी। अब ये मार्केट कमिटी का इनकम टैक्स में स्टेटस क्या है? क्या ये इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फॉर्म है, कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, व्हाट इज इट, लोकल अथॉरिटी है, क्या ही है? तो उन्होंने, सीबीडीटी ने देखा कि इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। सीबीडीटी ने अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कह दिया कि आज से मंडी समिति इसको इनकम टैक्स में कंपनी की कैटेगरी में टैक्स किया जाएगा। सीबीडीटी ऐसा कर सकती है क्योंकि इस क्लॉज में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो, सीबीडीटी को पावर दिया हुआ है कि सीबीडीटी जिसको भी डिक्लेयर करना चाहे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ कंपनी। दैट इज व्हाट इज द क्लॉज। सीबीडीटी ने किया होगा कुछ कंपनीज डिक्लेयर, कुछ बॉडीज को उन्होंने डिक्लेयर किया होगा कि आज से आप कंपनी माने जाओगे। वो कौन है अपने को उसका ना तो एग्जाम्पल समझना है और ना उसकी लिस्ट अपने को याद रखनी है। वो 2000 एंटिटीज होंगी, अपने को थोड़ी याद रखना है कि कौन कौन सी एंटिटी है जिनको इनकम टैक्स में सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो वो अपने को नहीं समझना है, अपने को सिर्फ ये क्लॉज याद रखना है कि हाँ सीबीडीटी को एक पावर है, एंड अंडर दिस पावर सीबीडीटी कैन डिक्लेयर एन एंटिटी एज अ कंपनी। बस यही अपने को समझना है, सीबीडीटी को पावर है और सीबीडीटी चाहे तो किसी एंटिटी को कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। ये अगर समझ गए तो बात हो गई। ठीक है, अपने को उसमें नहीं जाना है टेक्निकलिटी में कि सीबीडीटी ने किस किस को कंपनी डिक्लेयर किया है, और ठीक है, ना तो उसकी लिस्ट याद रखनी है, ना एग्जाम में पूछा जाएगा। वैसे भी प्रैक्टिकली ये इररेलेवेंट क्लॉज है इन द रियल लाइफ। तो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज
ऐसे बॉडीज और एसोसिएशंस जो 1970 तक इनकम टैक्स में कंपनी माने जाते थे, ऐसे एसोसिएशन जो 1970 तक इनकम टैक्स में कंपनी माने जाते थे, आज 2021 में भी उनको कंपनी माना जाएगा। ये लिखा हुआ है, दैट इज द पॉइंट विच इज देयर, कि कोई एसोसिएशन रहा होगा उस समय जिसको उस समय इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी माना जाता था 1970 में। नाउ अगर उसे 1970 में कंपनी माना जाता था तो आज 2021 में भी उसे इनकम टैक्स में कंपनी माना जाएगा। फिर अगर आपका वापस आपका क्वेश्चन आ सकता है, सर फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे थे जिनको 1970 में कंपनी माना जाता था? मुझे नहीं पता, नहीं पता, बिल्कुल इररिलेवेंट है, मेरे को पता भी नहीं है और इट इज नॉट एट ऑल रिलेवेंट। कोई होंगे 2000 इंस्टीट्यूशंस जिनको 1970 में कंपनी माना जाता था, आई डोंट नो उनके नाम, और आज भी उन्हें कंपनी माना जाएगा। ठीक है, उसको अपने को एग्जाम एंगल से बस ये लाइन ध्यान रखनी है या ये प्रोविजन ध्यान रखना है कि ऐसा भी कोई प्रोविजन है, बाकी उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। ठीक है, दैट इज इट। तो अभी ये कंपनी की डेफिनेशन हो गई, कल इसको और आगे और भी बातें वो करेंगे। 1 or 2 queries were there online. If you find it interesting and you also have a query, I'll address your query. एक क्वेरी ये कि सर मैंने कहा कि माइनर पर भी इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि माइनर्स आर ऑल्सो इंडिविजुअल्स, तो माइनर पर भी इनकम टैक्स लगेगा और इनकम टैक्स उनके गार्जियन देंगे, शायद उनके पेरेंट्स देंगे, ऐसा मैंने कहा। तो किसी ने कहा साहब माइनर अनाथ है तो अभी कौन देगा टैक्स? जो भी कोर्ट के द्वारा उनका केयर टेकर अपॉइंट होगा वो शायद देगा। उसका एक सेक्शन है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, कि माइनर का टैक्स कौन देगा, अभी आने वाले 2 4 5 दिन में ही पढ़ाऊंगा। तो आई विल एड्रेस दैट इशू एग्जैक्टली, कि माइनर का टैक्स उनके कौन देंगे, गार्जियन वगैरह। हाँ जी, यही क्वेरी है? अच्छा वही है, चलो लेट अस क्लोज, थैंक यू वेरी मच। गाइस 2 मिनट रुक जाओ।